एक मिनट, शक्ति शक्ति शक्ति, एक मिनट, मैं वो कमेंट ओपन कर लूं, कमेंट्स ओपन कर लूं एक बार। गुड इवनिंग डियर लर्नर्स, आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है ये इसमें हम कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे हमारे डिटर्मिनर्स के, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनर्स के कॉन्सेप्ट्स। एक तो आज सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या है कि काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, प्रिपरेशन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, तो उसको लेकर भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसी सेशन में हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जल्दी से हम लोग सबसे पहले जो हमारा डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए रह गए, ठीक है, वो आपस में सारे इंटरलिंक्ड हैं, आप लोग समझते हो कि सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस जो हमारी डिटर्मिनर्स की हैं और ये जो आज की क्लास है, ये आपस में सारे एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और उसके बाद में फिर जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आप उसको डाउट क्लास भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के जो अपने पर्टिकुलर डाउट्स रहते हैं कि प्रिपरेशन से लेकर कि प्रिपरेशन कैसे करना है, या प्रैक्टिस को लेकर कि प्रैक्टिस को लेकर बच्चों में कई बार मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि क्या प्रैक्टिस करें, कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आज आपके साथ में डिस्कस करूँगा इसी सेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं वो आप आज पूछ सकते हो, वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके डिटर्मिनर्स के जो हम डिस्कस कर रहे थे उस पर भी सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में फर्स्ट हाफ में हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस, और फिर सेकेंड हाफ में जो आपका प्रैक्टिस और डाउट से प्रैक्टिस और प्रिपरेशन से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होंगी फिर मैं उनको आंसर कर दूंगा, ठीक है। आ जाइए। देखिए, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, 2 क्वेश्चंस हैं बोर्ड पे। मैं एक बार बता देता हूं बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कहां होंगे? अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 to 20 का है। तो 1 to 20 जो है वो इससे पहले 2 वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे, कल जो हुआ था लेक्चर उसमें और परसों जो हुआ था उसमें, ठीक है। तो उन लेक्चर्स में वो डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है ना, उसी कॉन्सेप्ट के आगे के क्वेश्चंस हैं। आ जाइए सारे बच्चे, एक बार इन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे? ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, आर पार्क इज क्लीनर एंड ग्रीनर देन डैश, भाई, ठीक है। द एरिया ऑफ आर पार्क इज मच मोर देन डैश। ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन है यू, योर, योर्स, दैट ऑफ योर्स, दैट ऑफ यू, दैट ऑफ योर, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस कुड बी द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ऊपर लिखे गए क्वेश्चंस में के लिए ये जो हमने ऑप्शंस लिखे इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आंसर हो सकते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। नमस्ते बच्चों, सबको नमस्ते, सभी को नमस्ते। बताइए आंसर, एक बार सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। (22D) वेरी गुड। राम राम बच्चे। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। सबसे पहले मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना हमें कल और परसों की क्लास में लगा था, ठीक है। योर ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ सकता,
ठीक है, और दैट ऑफ योर भी किसी में नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि योर डिटर्मिनर है, बिना नाउन के यूज नहीं होगा, ब्लैंक के बाद में कोई नाउन लिखा नहीं है, तो हम योर ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन एफ ये किसी भी क्वेश्चन में आंसर नहीं बन सकते। ठीक है, ये एक्चुअली अनग्रामेटिकल है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब बच गया यू और योर्स। अब देखो, ये जो यू है ये किसके लिए हम यूज करते हैं? पर्सन के लिए। यू जो प्रोनाउन है किसको रेफर करता है? पर्सन को। योर्स किसे रेफर करता है? पोजेशन को। पोजेशन का मतलब पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, योर्स का मतलब क्या होता है? योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। ठीक है, योर प्लस नाउन, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आवर पार्क लिखा है, तो यहाँ पर कंपैरिजन पार्क का करना है, यहाँ पे कंपैरिजन पर्सन का नहीं करना है। तो अगर पर्सन का कंपैरिजन नहीं करना है, पार्क का कंपैरिजन करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यू जो है वो पार्क को रेफर नहीं करेगा, वो पर्सन को रेफर करेगा, लेकिन हमें कंपैरिजन पार्क का करना है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, योर आवर पार्क इज क्लीनर एंड ग्रीनर दैन डैश, तो इसमें आ जाएगा योर्स। योर्स का मतलब क्या हो जाएगा? योर पार्क। तो ये जो फर्स्ट है इसका आंसर हो सकता है सी। ठीक है, सी का मतलब है योर्स। अच्छा, उसके बाद में फिर एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी, अगर अब तक तुम्हें ध्यान रह गया हो, हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे हम लिखें योर कार या हम लिखें योर पार्क, तो योर पार्क को हम योर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको दैट ऑफ यू भी लिख सकते हैं, दैट ऑफ यू। ठीक है, योर जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है ऑफ यू के, तो मतलब योर्स या दैट ऑफ यू हम दोनों लिख सकते हैं। तो यहां पर देखें एक ऑप्शन हमें दैट ऑफ यू भी दे रखा है, ये जो ई ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें हम ई ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें दो ऑप्शंस जो है वो आंसर बन सकते हैं। एक ऑप्शन आपका योर्स और एक ऑप्शन दैट ऑफ यू। दैट ऑफ यू और योर्स का मतलब सेम है। योर्स का मतलब है योर पार्क और दैट ऑफ यू का मतलब है द पार्क ऑफ यू। ठीक है, मैं ये सारी बातें एक बार डिटेल में समझा देता हूं। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, मुझे लगता है कलर आपको अच्छा दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखो यू ऑप्शन गलत है, क्योंकि कंपैरिजन हमें पर्सन का नहीं करना है, यहाँ पे पार्क और एरिया का करना है, तो पर्सन का कंपैरिजन नहीं करना, तो यू गलत हो गया, क्योंकि यू प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होता है। योर गलत हो गया, क्योंकि योर जो है ये डिटर्मिनर है, बिना नाउन के आएगा नहीं, ब्लैंक के बाद हमने कोई नाउन लिखा नहीं है, तो हम डिटर्मिनर योर नहीं यूज कर सकते। अब जिस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया, उसी वजह से ये एफ ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, दैट ऑफ योर भी नहीं आ सकता, क्योंकि योर जो है वो डिटर्मिनर है, बिना नाउन के आएगा नहीं। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर योर्स लिखेंगे, तो योर्स का मतलब क्या होता है? योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। योर्स का मतलब होता है बच्चे योर प्लस नाउन। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने योर्स लिखा ना, तो योर्स का मतलब हो जाएगा योर पार्क, तो हमारा पार्क और उनका पार्क, इसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये सही कंपैरिजन होगा, लॉजिकल होगा, क्योंकि पार्क और पार्क को आपस में कंपेयर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया सी। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि जैसे हमने ये जो लिखा ना योर पार्क, तो इसी को अगर हम चाहें द पार्क ऑफ यू भी लिख सकते हैं, द पार्क ऑफ यू। अच्छा, द पार्क ऑफ यू को अगर हम चाहें तो दैट ऑफ यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दैट ऑफ यू है और योर पार्क है और योर्स है, ये सेम है। ठीक है, तो जैसे हम यहां पर अगर योर्स लिख सकते हैं ना, तो हम दैट ऑफ यू भी लिख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना ई, ठीक है, ये ई ऑप्शन भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, मतलब सी और ई इसके आंसर हो सकते हैं। ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ आवर पार्क इज मच मोर देन डैश। अब यहां पर देखो क्या ध्यान से देखना है कि कंपैरिजन यहां पर तो हम कर रहे थे पार्क का, यहां पर सब्जेक्ट क्या था? पार्क था। इस बार हम कंपैरिजन पार्क का नहीं कर रहे हैं, इस बार हम कंपैरिजन एरिया का कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एरिया भी किसका? पार्क का। तो इस बार कंपैरिजन पार्क का नहीं करना है, इस बार कंपैरिजन करना है पार्क के एरिया का। अब अगर पार्क को कंपैरिजन करना होता तो फिर हम यही लिख देते दोबारा से, क्या लिख देते? एक योर्स लिख देते हैं, ठीक है, और एक दैट ऑफ यू लिख देते हैं, क्योंकि दैट ऑफ यू और योर्स का मतलब पार्क है। लेकिन इस बार हमें पार्क का कंपैरिजन तो करना नहीं है, इस बार हमें कंपैरिजन करना है किसका? एरिया का, पार्क के एरिया का। तो योर्स का मतलब योर पार्क हो गया और दैट का मतलब एरिया हो जाएगा। तो दैट ऑफ यू जो हमने लिखा ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द एरिया ऑफ योर पार्क। ठीक है, तो देखो ये जो दैट प्रोनाउन है ना, ये किसकी जगह यूज हो रहा है? एरिया की जगह। योर्स किसकी जगह यूज हो रहा है? योर पार्क की जगह। तो हमें पता है द एरिया ऑफ आवर पार्क, द एरिया ऑफ योर पार्क, इनका ही आपस में कंपैरिजन होगा, क्योंकि सेम काइंड ऑफ थिंग्स का कंपैरिजन होता है। तो जो डी ऑप्शन है ना, ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका आंसर होगा केवल डी, दैट ऑफ योर्स। हाँ,
ठीक है बच्चे। सर आपकी ऐप की स्टूडेंट जो कल रोने लगी थी, अच्छा कल ऐप पे रोने लगे, अरे भैया रोया वया मत करो, देखो मक्कारी मत दिया करो। आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कि जब क्लास स्टार्ट होती है भैया क्लास को थोड़ा सा लाइक कर लिया करो। दूसरे जो आपको लगता है कि जिनके साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, यू मस्ट शेयर दिस नॉलेज विद मतलब पीपल, ऐसे लोगों को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। हाँ मतलब इसको क्या करा करो थोड़ा सा, मतलब जो लोग आपको लगते हैं छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है, मतलब ये नहीं किसी भी अंट संट के पास में भेज दिया वीडियो का लिंक, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपको लगता है कि इंग्लिश में इंटरेस्टेड लोग हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश सीखना पसंद है, ऐसे लोग, ठीक है, या जिनको लगता है कि उनके लिए काम का हो सकता है ये सेशन, उनके साथ में शेयर कर लिया करो। ये नहीं एक तरफ से मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर लो, मम्मी पापा अब इंग्लिश का सीख के क्या करेंगे, ठीक है, उनको छोड़ो, दादा दादी मम्मी पापा इनको छोड़ दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नोन वंस हैं जो इंग्लिश को लेकर इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं, इनको इंग्लिश सीखना अच्छा लगता है, या फिर जिनके लिए इंग्लिश सीखना जरूरी है, तो उनके साथ में चीजें शेयर कर लिया करो, ठीक है, बिना कहे कर लिया करो, समझे। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गए इनके आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहां पर क्वेश्चंस हैं 3 बच्चों। दिस टाइम वी हैव गॉट 3 क्वेश्चन, 23, 24, 25। माई स्कूल इज मच बेटर देन डैश, माई स्कूल इज मच बेटर देन डैश स्कूल, द कैफेटेरिया ऑफ माई स्कूल इज बेटर देन डैश, ठीक है। अब ये ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ऑप्शन है ही, हिम, हिज, दैट ऑफ हिज, दैट ऑफ हिम। चलिए अब एक बार बताना तो इसमें से जल्दी एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि विच आर दी ऑप्शंस, तो वो तेज हो जाएंगे। तुम गधा हो क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि तुम उनके साथ में नॉलेज शेयर करोगे तो वो होशियार हो जाएंगे। बेटा क्या बताऊं, हमारे बच्चों की सोच माशाअल्लाह है भाई, मान गया, हमारे बच्चों की सोच जो है ना माशाअल्लाह है, ठीक है। बच्चा सोचता है कि अगर हम दूसरों के साथ में शेयर कर देंगे इस सेशन को तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो भी होशियार हो जाएंगे। सुधर जाओ बेटा। चलिए हाँ आंसर बताए। अब देखो यहां पर समझना, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है माई स्कूल, ठीक है, नेक्स्ट में सेंटेंस है माई स्कूल, नेक्स्ट में सब्जेक्ट है द कैफेटेरिया, कैफेटेरिया ऑफ माई स्कूल, एक्चुअली ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, किसी भी सेंटेंस में पर्सन जो है सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर पर्सन सब्जेक्ट नहीं है तो हम पर्सन से उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा, स्कूल का कंपैरिजन स्कूल से होगा, कैफेटेरिया का कंपैरिजन कैफेटेरिया से होगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा कहीं पर पर्सन है ही नहीं तो हम देन के बाद में फिर पर्सन नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो ही और हिम है ये दोनों प्रोनाउन हमारे गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन किसे रेफर करते हैं? पर्सन को। बट वी डोंट हैव टू कंपेयर द पर्सन, वी हैव टू कंपेयर द स्कूल एंड द कैफेटेरिया, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन दोनों गलत हो गए। चलिए हटाइए, तो हो गए गलत। अब उसके आगे की बात करते हैं। यहां पर कंपेरिजन करना है स्कूल का, ठीक है। तो अब ये जो देन है इसके बाद में हमें एक ऐसा नाउन रेफर करना है जो स्कूल को रेफर करे। वो तो हो गया माई स्कूल, अब हमें हिज के स्कूल को रेफर करना है। तो देखिए ये जो हिज होता है ना बेटा, जैसे हमने लिखा हिज प्लस नाउन, तो ये जो नाउन है ये तो नाउन हो गया, हिज डिटर्मिनर हो गया। लेकिन इसका पजेसिव केस भी हिज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिज जो होता है इसके बारे में मतलब एक अजीब बात यह है कि ये डिटर्मिनर भी होता है, पजेसिव केस का डिटर्मिनर भी हिज होता है, और पजेसिव केस का प्रोनाउन भी हिज होता है। तो हिज जो होता है वो डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों ही होता है, बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे जो हमने हिज लिखा ना, ये पजेसिव केस का डिटर्मिनर है, और हिज का मतलब है हिज प्लस नाउन, हिज का मतलब है हिज प्लस नाउन। अब जैसे यहाँ पे स्कूल नाउन की बात हो रही है, तो हिज का मतलब हो गया हिज स्कूल, स्कूल की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब हिज स्कूल हो गया। तो माई स्कूल और हिज स्कूल का कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया ऑप्शन आपका सी, हिज। लेकिन फिर मैंने आपको एक चीज बताई, क्या बात बताई, कि अगर हम लिख रहे हैं हिज स्कूल, ठीक है, तो हिज स्कूल को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं द स्कूल ऑफ हिम, द स्कूल ऑफ हिम, ठीक है। और द स्कूल ऑफ हिम को हम क्या लिख सकते हैं? दैट ऑफ हिम, दैट ऑफ हिम।
तो ये आपको समझना है कि जो हिज है, ठीक है, और दैट ऑफ हिम है, ये सेम है। तो अगर हम यहां पर हिज यूज कर सकते हैं तो जो दैट ऑफ हिम हमने ई ऑप्शन दे रखा है ना बच्चे, ये भी यूज कर सकते हैं। तो 23rd जो क्वेश्चन है उसमें या तो हम हिज लिखेंगे, हाँ बिल्कुल बच्चे, सी और ई, 23rd में हम सी और ई दोनों यूज कर सकते हैं, हिज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कौन से बैच में पढ़ा रहा हूं, देखिए परिवर्तन 2.0 जो अभी कोर्सेज का एक पूल लॉन्च हुआ है, इसमें जो एसएससी कोर्सेज हैं, एसएससी के जो कोर्सेज हैं, सीजीएल का है, सीपीओ का है, स्टेनो का है, ठीक है, आपका सीएचएसएल का है, ठीक है, उनमें इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और 7:15 बजे से उसमें क्लास होती है, 7:15 से क्लास होती है। अभी जैसे हम 6 से 7 पढ़ते हैं रैंकर्स बैच में, और उसके 15 मिनट बाद ऐप पर क्लास शुरू हो जाती है इंग्लिश की, उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चों ने या लगभग सारे बच्चों ने परिवर्तन 2.0 में एडमिशन तो ले लिया होगा, ज्वाइन ही कर लिया होगा, ठीक है। आज जिन्होंने नहीं किया वो भी थोड़ा सा अपना कर लो, ठीक है। और उसके बाद में ऐप पर आपको क्लास मिलेगी 7:15 बजे से, इंग्लिश मेरी उसमें होती है 7:15 बजे से, एसएससी के कोर्सेज में होती है, ध्यान रखना, ठीक ठीक। चलो अब उसके बाद में माई स्कूल इज मच बेटर देन डैश स्कूल। अब देखो यहाँ पे स्कूल नाउन लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे नाउन लिखा हुआ तो इसके साथ में डिटर्मिनर आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता है, क्योंकि नाउन से पहले प्रोनाउन तो आएगा नहीं, डिटर्मिनर आएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो हिज होता है ना, ये डिटर्मिनर भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है, दोनों ही होता है। तो यहां पर भी ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑप्शन सी को 23rd में यूज करेंगे तो हम उसे प्रोनाउन मान रहे होंगे, ठीक है। यहां पर जो हम हिज लिखेंगे ना उसको हम प्रोनाउन मानेंगे, ठीक है। यहां पर जो हम हिज लिखेंगे वो डिटर्मिनर माना जाएगा, क्योंकि वो स्कूल नाउन के साथ लिखा है। तो जैसा कि आप यहां से ये समझ गए होंगे कि जो हिज नाउन में हमने हिज लिखा वो डिटर्मिनर है, और हिज नाउन को रिप्लेस करके जो हमने पजेसिव प्रोनाउन हिज लिखा है वो प्रोनाउन है। तो हिज जो होता है प्रोनाउन डिटर्मिनर दोनों ही होता है, यहां पर भी हिज आएगा, यहां पर भी हिज आएगा, यहां हिज प्रोनाउन माना जाएगा, यहां हिज डिटर्मिनर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें हिज के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि स्कूल नाउन है तो नाउन से पहले डिटर्मिनर ही आ सकता है, ठीक है। दैट ऑफ हिज जो हमने लिखा है इसमें हिज डिटर्मिनर तो है, लेकिन दैट फिर किसी और चीज को रेफर करने लगेगा, किसी और चीज को हमें रेफर करना नहीं है, स्कूल की बात करनी थी, स्कूल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें केवल सी आ सकता है। 24th में सी के अलावा कुछ नहीं आ सकता। ऐप में क्वालिटी नहीं आती, मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों को ऐप में क्वालिटी मतलब वीडियो क्लियर नहीं दिखाई पड़ता ना, मुझे हालांकि नहीं पता है, लेकिन कल बच्चों ने ही बताया, वो 360 जो रेजोल्यूशन है ना इसको सिलेक्ट करें, 360 का रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके फिर वीडियो देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें लिखा था कैफेटेरिया ऑफ माई स्कूल इज बेटर देन डैश। अब देखो अगर यहां पे हमें स्कूल का कंपैरिजन करना होता है तो हम हिज लिख देते हैं, जैसे माई स्कूल है तो हिज का मतलब हिज स्कूल हो जाता है, बट हमें कंपैरिजन स्कूल का नहीं करना, हमें कंपैरिजन करना है कैफेटेरिया का। तो माई स्कूल की जगह तो हिज आ जाएगा, लेकिन कैफेटेरिया के लिए भी हमें एक अलग से नाउन लिखना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दैट ऑफ हिज। दैट ऑफ हिज का मतलब क्या हो जाएगा, द कैफेटेरिया ऑफ हिज स्कूल, द कैफेटेरिया ऑफ हिज स्कूल, ठीक है। तो ये जो हिज प्रोनाउन हमने ऑफ के बाद लिखा है ये स्कूल के लिए यूज हो रहा है, दैट जो है वो कैफेटेरिया के लिए यूज हो रहा है, कंपैरिजन कैफेटेरिया का ही करना है। तो ये जो आपका ऑप्शन 24 है ना, क्वेश्चन 24 है, इसमें डी आ जाएगा, दैट ऑफ हिज, ठीक। तो कुल मिला के आपके आंसर ये हो गए, माई स्कूल इज मच बेटर देन सी या ई, और 24th में केवल सी और 25th में केवल डी, ये आपके आंसर्स हैं। 480 पे भी देख सकते हो। अच्छा 360 करके देखने से 3-4 क्लास में पूरा नेट खत्म हो जाता है। हाँ? अब देखो इतनी सारी तो समस्याएं हैं जिंदगी में, ठीक है, कि हमें वीडियो की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, फिर नेट का हमारा मतलब पैक भी तब तक खत्म हो जाता है। कायदे से कोई ऐसा नेट पैक ले लो, जैसे बहुत से कंपनियों के नेट पैक आते हैं तो वो रोल ओवर हो जाता है ना, कि जैसे आज आपने नहीं देखा कि कल उसको यूज कर लो, परसों यूज कर लो, ठीक है। तो ऐसा या तो कुछ ले लो, नहीं तो कोई जैसे इसके क्या नाम जियो के वो आते हैं, मतलब वाईफाई आता है ना, पोर्टेबल वाईफाई आता है जियो का, कहीं से भी ऑन करके उसको कनेक्ट कर लो, तो या तो ऐसा कुछ रख लो, ठीक है। तो कायदे से तो वाईफाई होना चाहिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको फिर जो आपका नेट होता है उससे फ़ोन वाले से तो काम नहीं करेगा, फिर तो आपको वाईफाई रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के, 26, 27, 28 इनका आंसर बता दो, और बस ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था पिछले 2 दिनों से वो आज खत्म।
योर फादर इज मच रिचर देन डैश, योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन डैश, द डिजाइन ऑफ योर स्कूल इज मच बेटर देन डैश। ठीक है, द डिजाइन ऑफ योर स्कूल इज मच बेटर देन डैश, योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन डैश, योर फादर इज मच रिचर देन डैश। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं। सर 2021 में सीईटी अप्लाई होगा क्या सर? चांसेस तो हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन 26, 27, 28 को पढ़ें, समझें, और ये जो ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 7 ऑप्शंस हैं। देखो इन 7 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस किस किस क्वेश्चन में यूज किए जा सकते हैं एज आंसर। दिए गए 7 ऑप्शंस में से, ठीक है, दिए गए 7 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस, हाँ, इनमें से दिए गए 7 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस इन क्वेश्चंस में आंसर्स हो सकते हैं। जल्दी से, दिमाग की तुम्हारी थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देते हैं, कम यूज करते हो ना दिमाग को। बढ़िया। योर फादर इज मच रिचर देन डैश, योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन डैश। ठीक है, द डिजाइन ऑफ योर स्कूल इज बेटर देन डैश। 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को देता हूं। इसमें वैसे होती है कहीं पे, मतलब मैंने देखा है कई बार, मतलब लोग यूज करते हैं टाइमर वगैरह। टाइम मुझे पता नहीं, ये बोर्ड तो मेरा भी नया वाला ही है, एडवांस्ड है, लेकिन इसमें कहाँ से वो ऑप्शन मिलता है वॉच वाला है मुझे पता नहीं। अब चलती क्लास में छेड़खानी नहीं करूंगा, तो कहीं लेने के देने पड़ जाए, क्लास ही बंद हो जाए। ठीक है, सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। ऑल दोज हु आर लाइव एट द मोमेंट हैव टू कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर सारे बच्चों को कमेंट करने, जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा तो हो जाने दो। ठीक है, चलिए, अब लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले जो दिए गए ऑप्शंस है ना बेटा, इनमें से उन ऑप्शंस को सबसे पहले आप मतलब ओमिट कर दीजिए जो आपके आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। दैट ऑफ आवर, एक मिनट कलर चेंज कर लें, ये कलर थोड़ा सा डार्क ज्यादा है। ठीक है, देखिए सारे बच्चे यहां पे समझेंगे। दैट ऑफ आवर, ठीक है, और आवर, ये 2 ऑप्शंस जो आपके हैं ना, डी और एफ, ये किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आवर डिटर्मिनर है, बिना नाउन के आएगा नहीं, नाउन कोई लिखा नहीं है। एक मिनट, ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट कलर चेंज करता हूं बच्चों। तो ये जो दैट ऑफ आवर है और आवर है, ठीक है, ये 2 ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं डी और एफ, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आवर वर्ड डिटर्मिनर है, वो बिना नाउन के आएगा नहीं, और ब्लैंक के बाद हमने कोई नाउन लिखा नहीं है। तो दैट ऑफ आवर और आवर, ये 2 ऑप्शंस हो जाने गलत। ठीक है, तो डी ऑप्शन और आपका एफ ऑप्शन, ये इनमें से किसी में भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए अब बाकी बच गए ऑप्शन, इन्हें देखते हैं। इनमें क्या है, यहां पर हमने लिखा योर फादर इज मच रिचर देन। अब हम यहां पे कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? पर्सन का। फादर क्या है? पर्सन है। ठीक है, तो फादर पर्सन भी हो सकते हैं, पोजेशन भी हो सकते हैं। पोजेशन मतलब लिटरल वर्ड नहीं है, पोजेशन का मतलब होता है जैसे रिलेशन भी मान सकते हैं, पोजेशन का मतलब रिलेशन भी मान सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो ऑप्शन 26 है ना, इसमें एक तो हम ए लिख सकते हैं, वी, ठीक है, पर्सन और पर्सन का कंपैरिजन हो जाएगा। योर फादर इज मच रिचर देन वी, तो इसका मतलब जाएगा कि तुम्हारे पिताजी हमसे ज्यादा रिच है, मतलब हम जितना रिच है उससे ज्यादा तुम्हारे पिताजी रिच हैं। तो एक तो इसमें ऑप्शन ए आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है अस। अस नहीं आ सकता। अस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अस जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसका कंपैरिजन हम तब करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें। ठीक है, ध्यान से देखो, इन सारे सेंटेंसेस में कहीं पर ऑब्जेक्ट है नहीं। इन सारे सेंटेंसेस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ना इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है, ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट है।
तो अस ऑप्शन किसी में भी नहीं आ सकता। अस ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि अस का यूज हम देन के बाद तभी करेंगे जब हम कंपेरिजन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से करें। ऑब्जेक्ट इन तीनों में से किसी सेंटेंस में दे नहीं रखा। तो ये जो ऑप्शन आपके 3 ऑप्शंस हैं बी, डी और एफ, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, डी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, एफ किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। जो बच्चे समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ गए उन्हें मैं बता देता हूं। आवर हम इसलिए नहीं यूज कर सकते, दैट ऑफ आवर और आवर इसलिए नहीं यूज कर सकते, आवर डिटरमिनर होता है, बिना नाउन के नहीं आता, ठीक है। और अस इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि अस का यूज हम देन के बाद में तब करेंगे जब हम इसका कंपैरिजन करें किसी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि अस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन होता है। ऑब्जेक्ट इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस में दिया नहीं गया, तो अस ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हम ए लिख सकते हैं, वी, योर फादर इज मच रिचर देन वी, कि तुम्हारे पिताजी हमसे ज्यादा रिच हैं। और हम आवर्स भी लिख सकते हैं, योर फादर इज मच रिचर देन आवर्स, ठीक है। आवर्स का मतलब हो जाएगा आवर फादर। आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? आवर्स का मतलब हो जाएगा आवर फादर, हमारे पिताजी, मतलब तुम्हारे पिताजी हमारे पिताजी से ज्यादा अमीर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम योर फादर का कंपैरिजन खुद से करें, और ऐसा भी हो सकता है हम योर फादर का कंपैरिजन अपने फादर से करें। तो अगर हम योर फादर का कंपैरिजन खुद से करेंगे तो हमें वी लिखना पड़ेगा। अगर हम योर फादर का कंपैरिजन आवर फादर से करेंगे तो आवर्स लिखना पड़ेगा। तो आवर्स किसे रेफर करेगा? आवर फादर को। वी किसे रेफर करेगा? हमें। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख दोगे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने लिखा दैट ऑफ अस। अब देखिए आवर्स का मतलब और दैट ऑफ अस का मतलब सेम होता है। जैसे हमने लिखा आवर फादर, ठीक है, तो आवर फादर का मतलब एक तो आवर्स हो गया, ठीक है, और दूसरा आवर फादर का मतलब हो गया द फादर ऑफ अस, द फादर ऑफ अस। अच्छा, द फादर ऑफ अस को अगर हम प्रोनाउन से रिप्लेस करें तो फादर की जगह दैट आ जाएगा, तो ये दैट ऑफ अस भी इसको लिख सकते हैं। द फादर ऑफ अस को दैट ऑफ अस भी लिखा जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन दैट ऑफ अस हमने लिखा है ना, ये भी इसमें आ सकता है। ये ऑप्शन कौन सा? ई, ठीक है। दैट ऑफ अस भी हम लिख सकते हैं। तो आवर्स और दैट ऑफ अस एक ही बात होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बच गया दैट ऑफ आवर्स। अब अगर हम दैट ऑफ आवर्स लिख देंगे तो आवर्स किसे रेफर करेगा? फादर को, ठीक है। दैट किसे रेफर करेगा? किसी दूसरे नाउन को, लेकिन कोई दूसरे नाउन का तो यहाँ पे कोई रेफरेंस हो नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब जी उस ऑप्शन में नहीं आ पाएगा। तो 26 जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, 26 में हम ए यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं और ई यूज कर सकते हैं। मतलब 26 क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो ए, सी और ई तीनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, सी और ई एक ही है, ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन ई और ऑप्शन सी ये दोनों एक ही हैं। तो जिस क्वेश्चन में आंसर सी और मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो सकता है उसका आंसर ऑप्शन ई भी होगा, क्योंकि सी और ई का मतलब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन डैश। अब हमने कहा कि भाई तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है, मच बेटर का मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब हैंड राइटिंग का कंपेरिजन हम किससे करेंगे? पर्सन से तो करेंगे नहीं, तो इसमें वी नहीं आ सकता, ठीक है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वी है पर्सन, हैंड राइटिंग पर्सन है नहीं, तो पर्सन का कंपेरिजन हैंड राइटिंग से होगा नहीं, तो ये नहीं आ सकता। अच्छा, अवर्स आ सकता है, जैसे योर हैंड राइटिंग है तो अवर्स का मतलब अवर हैंड राइटिंग हो जाएगा, तो इसमें आ सकता है सी। अवर्स का मतलब यहां पे हो जाएगा अवर हैंड राइटिंग। अब देखो यहां पे अवर्स का मतलब अवर फादर था, यहां पे अवर्स का मतलब अवर हैंड राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मैंने आपसे क्या बताया कि सी और ई दोनों इक्वल हैं, तो जहां पर सी ऑप्शन आंसर होगा वहां पर ई भी होगा, ठीक है। आता है नहीं, ये सब दिमाग के अंदर ही हो गया। दैट्स व्हाट आई डू बच्चे, यही मेरा काम है। मेरा काम है बच्चों को ये समझाना है कि हल्का हल्का पढ़ते रहने से, अपने को खुश करते रहने से कोई फायदा नहीं है। कुछ कंक्रीट पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें दिमाग लगाना पड़े, जिसमें थोड़ा सोचना पड़े। तुम सब वो पढ़ना पसंद करते हो जिसमें सोचना ना पड़े, बस सटासट याद कर लो। मतलब तुम लोग मतलब मैगी खाने वाले लोग हो, चम्मच से उठाया मुंह में डाला गड़प, चम्मच से उठाया मुंह में डाला गड़प। मैं कहता हूँ थोड़ा सा दांतों की भी एक्सरसाइज होने दो, मसूड़ों को भी एक्सरसाइज होने दो, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आ गया, द डिजाइन ऑफ योर स्कूल इज मच बेटर देन डैश। अब यहां पे देखो हम कंपैरिजन स्कूल का नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके डिजाइन का, ठीक है। तो अब कंपैरिजन डिजाइन का हो रहा है, पर्सन का तो कर नहीं सकते, तो वी ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, आवर्स भी नहीं आएगा। आवर्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम आवर्स लिखेंगे तो आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? आवर स्कूल, लेकिन कंपैरिजन स्कूल का तो करना नहीं है, डिजाइन का करना है, तो आवर्स आएगा नहीं। अच्छा, जहां पे आवर्स नहीं आएगा वहां पे दैट ऑफ अस भी नहीं आएगा, क्योंकि आवर्स और दैट ऑफ अस दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है। जहां पे आवर्स आएगा वहीं पे दैट ऑफ अस भी आएगा, जहां पे दैट ऑफ अस आएगा वहां आवर्स आएगा, और जहां दैट ऑफ अस नहीं आएगा वहां आवर्स नहीं आएगा, जहां आवर्स नहीं आएगा वहां दैट ऑफ अस नहीं आएगा।
तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। दैट ऑफ आवर तो हमने पहले ओमिट कर दिया, नहीं आ सकता। अब आते हैं दैट ऑफ आवर्स। अब दैट ऑफ आवर्स में अगर हम देखें तो आवर्स का मतलब आवर स्कूल हो गया, ठीक है, और दैट का मतलब हो जाएगा डिजाइन। तो दैट ऑफ आवर्स का मतलब हो जाएगा द डिजाइन ऑफ आवर स्कूल, तो ये सही हो जाएगा कंपेरिजन, द डिजाइन ऑफ योर स्कूल, द डिजाइन ऑफ आवर स्कूल, इनका कंपेरिजन हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ गया जी। तो ये जो 28th क्वेश्चन है बच्चे, 28th क्वेश्चन है, मैगी नहीं खाते तुम लोग? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैगी खाया भी मत करो, बताते हैं उसमें लेट होता है, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन का आंसर हो गया द डिजाइन ऑफ योर स्कूल इज बेटर देन दैट ऑफ आवर्स। दैट ऑफ आवर्स का मतलब हो गया द डिजाइन ऑफ आवर स्कूल। 27th में आंसर हो जाएगा योर हैंड राइटिंग इज मच बेटर देन आवर्स, ठीक है, सी ऑप्शन आवर्स, या फिर दैट ऑफ अस। आवर्स और दैट ऑफ अस का मतलब सेम है। आवर्स का मतलब है आवर हैंड राइटिंग और दैट ऑफ अस का मतलब है द हैंड राइटिंग ऑफ अस। 26 में 3 ऑप्शन आंसर बन सकते हैं, ए सी डी, ए सी ई। योर फादर इज मच रिचर देन वी, तुम्हारे पिताजी हमसे बहुत ज्यादा अमीर है। योर फादर इज मच रिचर देन आवर्स, आवर्स का मतलब आवर फादर, कि तुम्हारे पिताजी हमारे फादर से बहुत अमीर है। और दैट ऑफ अस भी लिख सकते हैं, योर फादर इज मच रिचर देन दैट ऑफ अस। दैट ऑफ अस का मतलब जाएगा द फादर ऑफ अस। हम खाते हैं मैगी, हाँ कुछ तो रहेंगे। चलो अब ये देखिए, ये जो हमने परसों कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ना कि कहां आएगा आवर, कहां आएगा आवर्स, ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। फिर से मैं बता देता हूं, ये जो हम परसों से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये एक छोटी सी सीरीज हमने स्टार्ट किए थे। इसमें हम क्या सीख रहे थे? इसमें हम ये सीख रहे थे कि ये जैसे वर्ड्स होते हैं, वी है, अस है, आवर है, आवर्स है, ठीक है, दैट ऑफ अस है, ठीक है, दैट ऑफ आवर्स है, इनका सही यूज कैसे करते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से हमने वी लिखा, आप चाहो तो यू लिख सकते हो, यू है, योर है, योर्स है, दैट ऑफ यू है, दैट ऑफ योर्स है। तो इनके सबके जो यूसेस थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सब ये बात जानते हैं कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस का डिफरेंस, ये कितना हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे पेपर में चाहे आप सीजीएल दें, चाहे सीपीओ दें, चाहे सीएचएसएल दें, चाहे एमटीएस दें, सारे पेपर्स में ये हमारे काम आने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो मैंने आपको परसों से लेकर आज तक डिफरेंस, हालांकि वैसे तो हम मंडे से ही डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट 2 क्लासेस में अगर बच्चों को ध्यान हो, दिस इज द 5th क्लास ऑन डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स 5th क्लास है आज, ठीक है। जो हमारी 5 क्लासेस डिटर्मिनर्स में हुई हैं इस वीक में, तो उनमें से फर्स्ट 2 क्लासेस जो थी उनमें हमने डिस्कस किया था सम और एनी का यूज, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने ये जो प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, इनका हमने डिफरेंट डिस्कस किया नेक्स्ट 3 क्लासेस में। और ये जो भी सब हमने डिस्कस किया, ये ऐसा नहीं है बच्चे कि केवल आपको मतलब कॉमन एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। ये जो बातें आपको समझाई गई हैं, ये वॉइस में, नरेशन में, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये जो हमने परसों से लेकर आज तक डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स, इनको अपना अच्छे से रिवाइज करो, इनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस केवल आपको कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही हेल्प नहीं करेंगे मार्क्स स्कोर करने में, ये आपको हेल्प करेंगे वॉइस और नरेशन में भी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, यही सर, यही छोटी छोटी गलतियों से बारे में एग्जाम नहीं निकल पाते। रियल इंग्लिश कॉन्सेप्ट बाय अंकुल सर, थैंक यू बच्चों। आ जाइए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तो हमने कहा था कि भाई आज हमें ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जो हमारे बच्चे रह गए थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों की बड़ी क्वेरीज रहती है ना जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मैं प्रैक्टिस, हाँ प्लीज ग्रामर के लिए एकेडमिक बुक बता दीजिए। 1 मिनट बेटा, अभी बता देता हूं। अभी मैं उसको, वो पॉइंट हमें आज डिस्कस भी करना है, तो मैं आपको कुछ अभी पब्लिकेशंस के नेम बता दूंगा, ठीक है, और उनमें से जो आपको अवेलेबल हो वो ले लेना, ठीक है। चलिए, सैटरडे को वोकैब भी करने वाले थे अनुज चौधरी। बच्चे अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस हफ्ते की वोकैब की क्लास हो चुकी है, मंडे को वोकैब की ही क्लास थी। जो बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी परिवर्तन 2.0 परचेज करना है, तो करना है बेटा, कर लो, हाँ कर लो उसको, ज्यादा मतलब इंतजार मत करो, ठीक है, कर लो, नहीं तो क्लासेस फिर शुरू की कुछ निकल जाएंगी, फिर बाद में तुमको
बाकियों के साथ में आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब सीक्वेंस ही चलता है ना, सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। अब लेट ज्वाइन करोगे तो शुरू की क्लासेस मान लो आपकी निकल जाएंगी, तो आप उनको कवर करोगे, कि जो नई क्लासेस चल रही होंगी उनको कवर करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, खैर वो सारी बातें भी मैं आपसे करता हूं, लेकिन पहले एक मेन बात सुन लो सारे बच्चे एक बार पहले ये मेन बात सुन लो। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, फिर तुम लोग इधर उधर की बातें करते हो। क्या बातें करते हो? सर तैयारी कैसे करें, वोकैब कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं। मतलब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। तो उसके लिए फिर मैंने ये आज का टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई आज लास्ट में आपको 10, 20, 15 मिनट जो भी होंगे वो दे देंगे। ठीक है, हाँ, तो यहां से आप कर लेना। आ जाओ, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, क्योंकि प्रिपरेशन जरूरी चीज है, प्रैक्टिस बाद में। एक तो प्रिपरेशन करनी चाहिए हमेशा टाइमली प्रिपरेशन। बहुत सा बच्चा होता है ना काफी लेट जगता है। देखिए कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स वगैरह टलते रहते हैं, ठीक है, कि पता चला अप्रैल में एग्जाम होना था, टाल दिया, जून में पहुंचा दिया, जून का एग्जाम था सितंबर में पहुंचा दिया। बट उन चीजों का हमारी प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम फोकस्ड हैं, ठीक है, अगर हम फोकस्ड हैं, ठीक है, कि नहीं भाई हमें ये एग्जाम देना ही देना है, ठीक है, और हमें यहां पर जॉब चाहिए इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो यू बी स्टेडफास्ट, आप स्टेडफास्ट रहें, अपने दृढ़ निश्चय रहें। स्टेडफास्ट को हिंदी में कहते हैं दृढ़ निश्चय रहें। ठीक है, प्रिपरेशन हमेशा टाइमली स्टार्ट करें। बहुत सा बच्चा जो होता है, आप में से मुझे नहीं लगता ज्यादा ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी होते हैं, बहुत बड़ा नंबर होता है ऐसे बच्चों का, कि जो तैयारी करना शुरू तभी करते हैं, ठीक है, जब डेट्स अनाउंस हो जाती हैं एग्जाम की। या कुछ तो ऐसे होते हैं महानुभाव, वो तैयारी तब शुरू करते हैं जब उनके कॉल लेटर घर पे आ जाता है, तब वो तैयारी शुरू करते हैं, तब एकदम से जगते हैं। फिर वो उनको बेवकूफ बनाने के लिए इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत से कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो क्रैश कोर्स ले आते हैं। बहुत से देखो ना तुम लोगों ने, क्रैश कोर्स ले आते हैं, ठीक है, 15 दिन में पूरा रिवीजन कर दें, 2 दिन में कोई रिवीजन कर दें। एसएससी के एग्जाम्स का आपने देखा होगा सिलेबस बहुत वास्ट होता है। एसएससी के एग्जाम्स जो होते हैं बच्चे, इनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। ठीक है, देखिए इंग्लिश का सिलेबस, उसके बाद में मैथ्स का सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस होता है मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी बड़ा सिलेबस होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्री और मेंस में सीजीएल अगर सीपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों में आती है इंग्लिश। ठीक है, सीपीओ मेंस में मैथ्स नहीं आती, वो खैर अलग बात है। तो एक तो मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस अपना इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद में आपका रीजनिंग है, वो भी पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि रीजनिंग थोड़ा सा कंपेटिवली अगर बच्चे मेहनत कर लें, सही टीचर के गाइडेंस में तैयारी कर लें, तो रीजनिंग स्कोरिंग भी होता है। मतलब रीजनिंग का सिलेबस उतना वास्ट नहीं होता है जितना मैथ्स का और इंग्लिश का होता है। अच्छा, रीजनिंग के साथ में अच्छी बात यह कि रीजनिंग इन चारों में एक सुकून देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश के मुकाबले में अगर आपसे कहूंगा कि इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा ऐसा अगर सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा चैन दे सकता है, तो वो रीजनिंग ही होता है। सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखें, रीजनिंग ही होता है। ठीक है, तो रीजनिंग भी हमें पढ़ना पड़ता है। अच्छी बात ये होती है कि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जो बच्चे सही टीचर से अपना गाइडेंस कर लेते हैं, जैसे अपने रैंकर्स बैच में अभी दीपक सर पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बैच में भी पढ़ा रहे थे, उनका गजब फीडबैक। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सिंसियरली ढंग से तैयारी करे, सारे टीचर से लगभग अच्छे पढ़ाते हैं, जिसको भी जिसका पसंद आ जाए, ठीक है, तो अगर पढ़ ले रीजनिंग अच्छे से, तो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। फिर उसके बाद में उसको जीएस पढ़नी। अच्छा, जीएस में क्या होता है? जीएस में पढ़ना बहुत है। एसएससी का जो जीएस का सिलेबस है ना, उसमें पढ़ना बहुत है उसको। ठीक है, क्वेश्चन पता चलेगा कि किसी पार्ट का, जीएस के किसी पार्ट का पता चलता है पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन भी नहीं आए, किसी का 1 भी नहीं आया, लेकिन उसको पढ़ना सब कुछ है। उसको पढ़ना ज्योग्राफी भी है, ठीक है, उसको पढ़ना हिस्ट्री भी है, उसको पढ़ना इकोनॉमिक्स भी है, उसको पढ़ना पॉलिटी भी है, ठीक है, उसको पढ़ना जनरल साइंस भी है, उसको पढ़ने करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, तो जीएस में उसे पढ़ना बहुत है। ठीक है, अच्छा, पढ़ने के बाद भी क्या होता है? पढ़ने के बाद में भी क्या होता है कि बहुत से तो ऐसे हैं सब्जेक्ट जीएस के जिन पे बेस्ड पेपर में 1, 2, बहुत ज्यादा 3 ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने बच्चे को है। तो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ना बच्चे, वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। मतलब जो एसएससी एग्जाम का सिलेबस होता है ना, वास्ट सिलेबस होता है, बड़ा सिलेबस होता है। अगर आप पूरा सिलेबस तैयारी करना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको 1 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मान लीजिए आपको नेक्स्ट ईयर सीजीएल देना है ना, तो इसी साल से तैयारी शुरू कर दो। नेक्स्ट साल के स्टेनो देना है तो इसी साल से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, तो प्रिपरेशन को लेकर सबसे पहली बात तो ये समझनी कि तैयारी हमेशा बहुत अच्छे टाइम से कर दिया करो। ठीक है, लेट प्रिपरेशन शुरू करने में तुम खुद भी कंफ्यूज रहते हो, फिर आधा अधूरा पढ़ते हो, जो आधा पढ़ लेते हो वो गलत पढ़ लेते हो, फिर वो तुम्हें कंफ्यूज कर देता है, तुम सीखने के बजाय उल्टा उलझ जाते हो। ठीक है, तो जल्दबाजी में तो यू नो बेस्ट, इंग्लिश में एक कहावत होती है, हेस्ट मेक्स वेस्ट।
इंग्लिश में एक कहावत होती है, हेस्ट मेक्स वेस्ट। ठीक है, जल्दबाजी में सब गुड़ गोबर हो जाता है, जल्दबाजी में सब गुड़ गोबर हो जाता है। जो बच्चे सोचते हैं 3 महीना बचे एग्जाम को, लाओ तैयारी शुरू कर दें, 2 महीना बच्चे तैयारी शुरू कर दें, वो कुछ नहीं कर पाते। वो सब अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, टीचर का भी दिमाग खराब कर देते हैं जिससे वो पढ़ने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं। एकदम से सब कुछ आप सीख नहीं जाओगे, एकदम से सब कुछ आप समझ नहीं जाओगे। मेरा थोड़ा सा ना अप्रोच अलग है। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, हालांकि ये पर्सनल बातें हैं। ठीक है, इनसे पता नहीं आपको कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, हम जब पढ़ते रहे, मतलब हम का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब पढ़ता रहा, ये मेरे जो 2-4 अच्छे दोस्त थे, हम लोग जब पढ़ते रहे, ठीक है, हम लोग कभी भी पेपर जब आ जाता था सर पे, पेपर स्टार्ट हो जाते थे, तब हम कभी भी मतलब ज़्यादा पढ़ाई डीप स्टडी नहीं करते थे। जो भी पढ़ाई लिखाई करनी थी, जब तैयारी कर रहे थे, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब तैयारी करते थे। ठीक है, एग्जाम के टाइम में पर्सन को चिल करना चाहिए, एग्जाम के समय बच्चों को चिल करना चाहिए। एग्जाम के समय अगर बच्चा प्रेशर लेगा, खिलाओ ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, सर का क्रैश कोर्स आ गया, सर की मैराथन क्लास आ गई 25 घंटे की, सर की मैराथन क्लास आ गई 15 दिन की। ठीक है, ऐसे में ना बच्चे का दिमाग कटता है बहुत बुरा। मैं समझता हूं उन चीजों को, बच्चे का दिमाग कटता है बहुत बुरा। ठीक है, फिर उसने क्या होता है, पिछले 6 महीने में जो पढ़ा है ना, उसका वो भी जीरो कर दिया। ठीक है, और वो जो 15 घंटे में पढ़ेगा वो कौन सा उसे याद ही रह जाएगा, तो सबको ही पता है। इतना तो कॉमन सेंस किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे को होता है कि एग्जाम से पहले, अगर आप एग्जाम से पहले आपने 20 घंटे लगातार पढ़ लिया है, तो वो जो आपने 20 घंटे पढ़ लिया ना, वो अगर पेपर में क्वेश्चन आ भी गया तब भी तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम कोई पेन ड्राइव थोड़ी हो, तुमने अपने अंदर डेटा सेव कर लिया, वो सेम डेटा तुम वैसे प्रोसेस कर दोगे। ठीक है, तो तैयारी हमेशा टाइम से शुरू किया करो, तैयारी हमेशा 1 साल पहले शुरू करो। अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप गोल कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 1 साल पहले तैयारी करो। एक चीज ये मेन ध्यान रखनी है, जो बच्चे लेट तैयारी करते हैं फिर उनको लोग ऐसे फिर पागल बनाते हैं। ठीक है, फिर उनको क्रैश कोर्स बेच देते हैं कि 15 दिन का क्रैश कोर्स है, 15 दिन। अबे भाई, उसने साल भर में कुछ तीर नहीं मार दिए, 15 दिन में कौन सा तीर मार देगा, लेकिन बावला बनाना है, बना दिया उसे। ठीक है, या फिर उसके लिए फिर होता है, जैसे एग्जाम आ गया कल, आज मैराथन क्लास चल रही है, रात को क्लास चल रही है, बच्चे को सुबह एग्जाम देने जाना है 8 बजे, रात को देख रहा है यूट्यूब पे बैठ के। ठीक है, अबे भाई बावला है क्या? ऐसे तैयारी नहीं होती। तैयारी करनी है पहले करो, और एग्जाम के टाइम में चिल किया करो जब एग्जाम आ जाए। ठीक है, हाँ, जब आप बिल्कुल एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ रहे हो तो मैराथन क्लास में, ठीक है, मतलब किसी को माइंड नहीं करनी चाहिए मेरी बातें, लेकिन ये सच्चाई है, बच्चों के अच्छे की बातें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं है, इससे बच्चों को फायदा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सम पीपल माइट फील ऑफेंडेड, कुछ लोगों को ये बुरा लग सकता है। ठीक है, बट सच्चाई यही है कि जिसका कल एग्जाम है, अगर आप उसको आज मैराथन पढ़ा रहे हो तो आप उसको भला नहीं कर रहे हो, आप उसको बहुत बुरा कर रहे हो, आप उसका बहुत बुरा कर रहे हो, जबरदस्त बुरा कर रहे हो। ठीक है, तो ये अप्रोच बहुत गलत है। ठीक है, एग्जाम के दिन और एग्जाम से 24 घंटे पहले आपको चिल करना चाहिए। जैसे इलेक्शन होता है ना कहीं पे, तो इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन होता है कहीं पे, आपने देखा होगा, तो इलेक्शन में क्या होता है, खूब चुनाव होता है, खूब चुनाव प्रचार होता है, खूब प्रोपेगेंडा चलता है, खूब भाषणबाजी होती है। ठीक है, खूब दारू बटती है, मतलब जहां होता होगा वहां होता होगा, मतलब इस तरीके के प्रलोभन होते हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग क्या करता है, इलेक्शन कमीशन 48 घंटे पहले सब बंद करवा देता है। 48 से 24 घंटे पहले, वो शायद 48 घंटे पहले सब बंद करवा देता है। यही बात आपकी पढ़ाई लिखाई पे लागू है। ठीक है, कि तैयारी खूब करो, लेकिन एग्जाम से 24 घंटे पहले चिल करो, एकदम से सब भूल भाल जाओ, कोई अच्छी किताब पढ़ लो, चुटकुले वगैरह पढ़ लो, नहीं कुछ पढ़ना अपना, क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेलते हो फुटबॉल खेल लो, टेनिस खेलते हो टेनिस खेल लो, कैरम खेलते हो, लूडो खेलते हो, जो खेलते हो खेल लो, पढ़ाई लिखाई से हटा लो। क्योंकि जो तुमने साल भर तैयारी की है ना, वो डिसाइड करेगा तुम्हारे एग्जाम कैसा होगा। जो तुम लास्ट के 24 घंटे में मैराथन देख रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो दिमाग ही खराब है। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि तैयारी टाइम से शुरू कर। दूसरा क्या होता है, एसएससी के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके तैयारी कीजिए। एक साथ आप चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, मुश्किल होता है। जो मतलब फ्रेशर होते हैं, देखिए, जिसने साल 6 महीने पहले से तैयारी कर रखी है, जिसने एसएससी के एग्जाम्स की साल 6 महीने तैयारी पहले कर रखी है, वो तो एक साथ चारों सब्जेक्ट को कोप कर सकता है, मैनेज कर सकता है कि वो चारों सब्जेक्ट की एक साथ प्रैक्टिस कर ले, चारों सब्जेक्ट की एक साथ में मतलब रेगुलरिटी मेंटेन कर ले। लेकिन जो फ्रेशर हैं कैंडिडेट्स, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में तैयारी शुरू करी, जो नए नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, ठीक है, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। उनको हमेशा तैयारी करनी चाहिए इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के। कैसे, देखिए, या तो मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, इनको, और इंग्लिश एंड जीएस। ठीक है, ये 2 पेयर होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये 2 पेयर होते हैं, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है,
मैथ्स और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और जीएस हो गया। तो आप एक साथ में अगर फ्रेशर हो, आप नई नई तैयारी शुरू कर रहे हो एसएससी के लिए, ठीक है, तो आप पहले 2 सब्जेक्ट्स को कोई टारगेट करो, ठीक है, पहले उनको अच्छे से सीखो समझो, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को पिक कर लो। मैं आपको कहूंगा कि कॉम्बिनेशन हमेशा ये रखना चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चों को हमेशा कॉम्बिनेशन जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ रखना चाहिए और इन 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ रखना चाहिए। इंग्लिश और जीएस को एक साथ में पढ़ना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ में पढ़ना चाहिए। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए बच्चे तैयारी करने के लिए आए हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी नया नया तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है, जीएस भी प्रिपेयर करना है, रीजनिंग भी प्रिपेयर करना है, जिनको सब प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि उनको प्रिपरेशन हमेशा कॉम्बिनेशन में करना चाहिए। एट ए टाइम 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एक बार में 2 सब्जेक्ट की पहले तैयारी कर लो, 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर बाद में उनका अपना रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना और नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें मैं कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, कि मैथ्स और रीजनिंग को एक साथ में शुरू करो, मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस एक साथ शुरू करो, 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, उसको पहले फिनिश करो पूरा सिलेबस, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। असल में होता क्या पता है, ये मैथ्स रीजनिंग में आपको बताता हूँ ये कॉम्बिनेशन सही क्यों होता है। मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन इसलिए सही होता है क्योंकि रीजनिंग में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ्स के लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं, नंबर सिस्टम वगैरह आप लोग जानते हैं, नंबर सीरीज वगैरह होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे मैथ्स के साथ में थोड़ा सा कंपेटिबिलिटी उसकी अच्छी होती है बजाय कि इंग्लिश और जीएस के मुकाबले, ठीक है, तो उसकी कंपेटिबिलिटी उसके साथ अच्छी होती है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो सबसे बड़ा सिलेबस होता है वैसे तो जीएस का होता है, सबसे बड़ा सिलेबस तो मतलब एसएससी एग्जाम्स में गया तो जीएस का होता है, ठीक है, लेकिन जीएस हमें पता है कि बच्चे उतना पढ़ते भी नहीं और उन्हें उतनी पढ़ानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। जीएस फिर बच्चा कुछ अपने आप भी बहुत ज्यादा पढ़ लेता है क्योंकि फैक्चुअल होती है, तो हम जीएस को अगर किनारे करते हैं तो इन चारों में सबसे ज्यादा सिलेबस जो बच्चे को कवर करना होता है वो मैथ्स का होता है। मैथ्स का जो सिलेबस होता है बच्चे को वो सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश का भी उतना सिलेबस नहीं है, सबसे ज्यादा सिलेबस बच्चे को एसएससी एग्जाम्स में कवर किसका करना पड़ता है, मैथ्स का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में रीजनिंग जो होता है उसका सिलेबस सबसे कम होता है, मतलब मैं जो समझता हूं उसके हिसाब से मैथ्स का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है। एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को मैथ्स का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा कंटेंट सीखना पड़ता है। इंग्लिश का सबसे कम करना पड़ता है और रीजनिंग का सबसे कम होता है। तो इसका सबसे कम होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए एक साथ में ही अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जीएस को इसलिए एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप जीएस को इंग्लिश में पढ़ते हो, बहुत सा बच्चा तो अपने हिंदी मीडियम का होता है वो हिंदी में ही पढ़ता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो इंग्लिश को जीएस को इंग्लिश में पढ़ता है, जैसे करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ता है या ज्योग्राफी इंग्लिश में पढ़ता है या फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है, या हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ता है, तो इंग्लिश में बहुत सी आपके ऐसी वोकैब होती है, एंटोसिनो होते हैं, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, इडियम्स होते हैं जो यहां से कवर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि आपके जनरल साइंस से रिलेटेड होते हैं, जनरल साइंस के वर्ड्स होते हैं। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया जेरियाट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, बूढ़े लोगों की बीमारियों का इलाज करना है, ठीक है, तो जेरियाट्रिक्स हो गया। तो ऐसे काफी वर्ड्स होते हैं एग्जैक्टली। अब जैसे कई बार पेपर में वर्ड आ गया इस्थमस, इस्थमस आ गया, ठीक है, स्ट्रेट है, कई बार स्ट्रेट आ जाता है। अब देखो जीएस के टर्म्स हैं, ये दोनों ज्योग्राफी के टर्म्स हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनमें काफी ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो कि जनरल साइंस के टर्म्स होते हैं या जो हिस्ट्री के टर्म्स होते हैं, मतलब हिस्ट्री के नहीं होते हैं बेसिकली, वो या तो पॉलिटी के होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं। तो जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसके काफी ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एंटोनिम सिनोनिम में क्या होता है कि इंग्लिश में काफी ऐसे एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं जो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे इंग्लिश में या जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो वो आपके वहां से, या जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे इंग्लिश में तो आपके वहां से कवर हो जाते होंगे, ठीक है। तो जीएस जो होता है ना वो एक तरीके से इंग्लिश को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इंग्लिश जीएस को अगर आप इंग्लिश में तैयारी करेंगे, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप तैयारी करोगे जीएस की, करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है, हिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है, ज्योग्राफी को इंग्लिश में पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। इंग्लिश में ग्रामर नहीं, वोकैब पार्ट आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। जैसे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं ये इंप्रूव हो जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब भी तैयारी करोगे तो इन कॉम्बिनेशंस में तैयारी कीजिएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, और इंग्लिश प्लस जीएस, ये हो गया। उसके बाद की कहानी देखिए, ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, प्रिपरेशन ऐसे कीजिए, ठीक है। एक चीज इसमें और भी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया और जो बहुत जरूरी होती है,
ठीक है, वो पता क्या होती है? चॉइस। सबसे पहले मेक अ वाइज चॉइस। एक अच्छी मतलब सबसे बड़ी चीज जो होती है ना वो होती है चॉइस। चॉइस का मतलब होता है सही गाइड चुनिए, सही प्लेटफॉर्म चुनिए, ठीक है। चॉइस का मतलब है गाइड, ठीक है, प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं कि देखो हमें पता है कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत से यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग भी हैं, बहुत ऑफलाइन कोचिंग भी हैं, बहुत से ऑफलाइन पढ़ाने वाले लोग भी हैं, ठीक है। लेकिन हमें उनमें से चुनाव करना है उन लोगों का, अगर हमें गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, अगर हमें गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, मेरे लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं बेटा, निकाल लेंगे। अगर हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें कोचिंग की जरूरत है, तो सबसे पहले हमें सही चुनाव करना चाहिए कि भाई हम कौन हमें गाइड करे, ठीक है। जिन लोगों की चॉइस अच्छी होती है, मतलब इट्स ऑल अबाउट द चॉइस, मैं आपको सही बताता हूं, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। ये सब चॉइस की बात है कि कौन किसकी चॉइस क्या है। बहुत से लोग होते हैं मेहनत करते हैं बहुत खींच के, ठीक है, बहुत लोग होते हैं मेहनत करते हैं खींच के, रेगुलर भी होते हैं, पंक्चुअल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है, लेकिन बस उनकी चॉइस गलत होती है, ठीक है। जिस पर्सन को उन्होंने चूज कर लिया ना पढ़ाने के लिए, वो पर्सन पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम करता है, ठीक है। वो पढ़ाता है कम है, बातें ज्यादा करता है, पढ़ाता कम हल्का है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं इस लेवल के, वो उस लेवल तक कभी पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। वो समझने की कभी बात ही नहीं करता, बस क्वेश्चन है, आंसर है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, पीडीएफ ले लो, फलाना ले लो, ढिमकाना ले लो, पढ़ना पढ़ाना छोड़ो, बाहर में जाए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर यही क्यों है वो छोड़ो, बाहर में जाए, ठीक है। तो यू हैव टू मेक अ वाइज चॉइस। सबसे पहले एक अच्छी चॉइस कीजिए, ठीक है। जो लोग सही चूज करते हैं, जिनकी चॉइस सही होती है, उनके रिजल्ट्स भी सही होते हैं। जिन लोगों की चॉइस गलत होती है, उनके रिजल्ट भी गलत होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले यू मेक अ वाइज चॉइस, कि आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए कि किससे तैयारी करनी है, ठीक है। तो चॉइस अपनी सही कीजिए, सबसे पहले सही लोगों को चुनिए, सही प्लेटफॉर्म को चुनिए, उनके गाइडेंस में तैयारी कीजिए। हर एक अल्लू लल्लू से सीखने लग जाओगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा, टाइम खराब करोगे, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर आप फ्रेशर हो, आपको सारे सिलेबस ही करने, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस ही करने, तो 2-2 सब्जेक्ट का सिलेबस एक साथ में कीजिए। जब 2 का हो जाए कंप्लीट तो फिर उनका रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, फिर नेक्स्ट उठा लीजिए, और कॉम्बिनेशन ये रखिए, ठीक है। और तैयारी टाइम से शुरू कीजिए, और परीक्षा के दिन तक तैयारी मत किया करो, ठीक है। एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले फ्री हो जाया करो, चिल किया करो, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं अपनी बात कर लेते हैं इंग्लिश की, थोड़ी सी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, 5 मिनट देखे, नहीं तो अभी सेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए क्या होता है, जैसे इंग्लिश है लैंग्वेज स्किल है, इंग्लिश एक लैंग्वेज स्किल है। तो हमारा जो लैंग्वेज स्किल्स का टेस्ट होता है, बेसिकली हमारा लैंग्वेज स्किल 3 तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। एक ग्रामर के यूजेस को टेस्ट करके, दूसरा वोकैब को टेस्ट लेकर, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे जो हमारा कोई भी एग्जाम होता है जिसमें हमें इंग्लिश का पेपर देना पड़ता है, उसमें इंग्लिश में होते क्या है, इंग्लिश में हमारे 3 स्किल्स होते हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है बेसिकली, ठीक है। एक इंग्लिश की ग्रामर का टेस्ट होता है, ठीक है, एक वोकैब का टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है। अब देखिए इसके पीछे वजह क्या होती है। वोकैब का टेस्ट इसलिए होता है जिससे आपको ये जाना जा सके, ये पता लगाया जा सके कि भाई अगर आपको इस लैंग्वेज को यूज करना पड़े, ठीक है, तो आप इसका यूज कर पाओगे, आपके पास में वर्ड स्टॉक है, मतलब यू हैव द इनफ वोकैबुलरी, आपके पास इनफ वोकैबुलरी है कि आप अपनी बात को इंग्लिश में कह लोगे, जरूरत पड़ने पे लिख लोगे। कोई लेटर लिखना पड़ा, कोई ड्राफ्ट लिखना पड़ा, कोई मैसेज लिखना पड़ा, कोई ईमेल लिखनी पड़ी, तो इसलिए आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रामर होती है। ग्रामर इसलिए आपकी चेक की जाती है जिससे ये पता चल पाए कि भाई सही लिखोगे गलत लिखोगे, ठीक है। सब गलत तो नहीं लिख दोगे, गलत लिख देने से क्या होगा, आप जो कहना चाहते हो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, कहना कुछ चाहते थे कह कुछ गए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए चेक किया जाता है जिससे ये पता चल पाए कि भाई अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है, मान लो तुमने वोकैब तो याद कर ली, ग्रामर भी तुमने पढ़ ली, अब कोई पैसे लिखा है, कोई ऐसे लिखा है, तो उसको समझ लोगे कि लिखने वाले ने क्या लिखा है, इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। तो देखिए ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है। ग्रामर में वही फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गए, कॉमन एरर्स आ गए। वोकैब में आपका एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स आ गए, इडियम्स आ गए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, स्पेलिंग्स भी आ जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्लोजर्स आ गया, पीक्यूआरएस आ गया, अनसीन पैसेज आ गया। अब हमें इनकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां पर भी कॉम्बिनेशन ही चलता है, ग्रामर और वोकैब की एक साथ में तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। ग्रामर जो होती है ना, ये ऐसा पार्ट होता है जिसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की, ठीक है। ये जो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो लर्नेबल होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है।
अगर आप केवल रेगुलर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है, तो उससे भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में गाइड जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हमें ये पता होता है कि कौन से वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, किनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिनसे रिलेटेड बच्चे गलतियां कर सकते हैं, तो वो टीचर्स आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। लेकिन वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना केवल टीचर्स पर डिपेंडेंट ना रहे। एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा, पढ़ने की आदत डालिए, उससे आपकी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाती है, ठीक है। अब रह गई बात है, जब बच्चे से कहा जाता है कि पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए, तो बच्चा ये पूछता है कि भाई क्या पढ़ें। तो देखिए, पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं, मेरा सजेशन हमेशा होता है कि आप 7th से लेके 8th, बाद में 9th 10th देखना, 7th और 8th की जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स होती हैं, ठीक है, वो पढ़िए। 7th और 8th की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चलने वाली बुक्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, वो पढ़िए, ठीक है, 7th की और 8th की। मैं आपको कुछ पब्लिकेशंस बता देता हूं। देखिए, जैसे रत्ना सागर, ये कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी की बुक्स मत लेना। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स मिलती है ना एनसीईआरटी की 7वीं 8वीं की इंग्लिश की, वो मत लेना, वो उतनी बेहतर होती नहीं है, उनमें उतनी अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस नहीं होती। प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन उनमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं, तो आप बोल लीजिए, ठीक है। तो रत्ना सागर है, प्राची है, होली फेथ है, ब्लैक स्वान है, ठीक है, कॉर्डोवा है, ऑक्सफोर्ड की भी बुक्स आती हैं एकेडमिक्स की, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज की भी आती हैं एकेडमिक्स की बुक्स, कैम्ब्रिज है, ठीक है। या जैसे डीएवी स्कूल्स की बुक्स मिल जाएं, या डीपीएस की बुक्स मिल जाएं, ठीक है, या नवोदय विद्यालय की मिल जाएं, उनके अपने अलग ही पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे रत्ना सागर है, प्राची है, ब्लैक स्वान है, कॉर्डोवा है, होली फेथ है, मैरी गोल्ड है, ठीक है, काफी प्राइवेट ऐसे पब्लिकेशंस हैं, इनमें से किसी की भी बुक मिल जाए 7वीं 8वीं की तो ले लो, ठीक है। या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की भी आती हैं बुक्स, ये मिल जाए तो इनकी ले लो 7वीं 8वीं की, ठीक है। डीएवी स्कूल्स होते हैं, डीपीएस स्कूल्स होते हैं, नवोदय के जो स्कूल्स होते हैं, इनमें से कहीं की मिल जाए बुक्स 7वीं 8वीं की, तो वो ले लो, ठीक है। उन बुक्स में जो चैप्टर्स दिए होते हैं, उन चैप्टर्स को पढ़िए, उन चैप्टर्स को पढ़ के उनकी कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या कहानी चल रही है, क्या बताया जा रहा है चैप्टर में, ठीक है। उसमें अगर चैप्टर में आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्ड दिखाई पड़े, कोई एंटोनिम सिनोनिम कोई दिखाई पड़े, कोई फ्रेजल वर्ब दिखाई पड़े, कोई इडियम दिखाई पड़े, तो उसको मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, उसकी अपनी डायरी में भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस दी होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द वर्ड्स है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए। तो ये एक प्रैक्टिस डालिए। जब आपने 2 बुक ले ली, वो दो बुक आपने प्रैक्टिस कर ली 7th की और 8th की इंग्लिश की, ठीक है, फिर दूसरे उठा लाइए, किसी दूसरे पब्लिकेशन की लीजिए, फिर तीसरे पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से आदत डालिए। और ग्रामर के लिए देखिए, हमेशा कोच चाहिए होता है, ग्रामर सीखने के लिए हमेशा कोच चाहिए होता है। ग्रामर आप बुक से नहीं सीख सकते, ठीक है। मैं आपसे झूठ भले कह दूं कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, लेकिन बुक पढ़ के आज तक कोई ग्रामर क्लियर नहीं कर पाया। मतलब क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो आप ग्रामर के, ठीक है, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो एक तो पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। ग्रामर के लिए एक अच्छा कोच, एक अच्छा गाइड चाहिए ही होता है, सबको चाहिए होता है। क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी नहीं चाहिए केवल क्वेश्चन आंसर रटने हैं, तो फिर कोई भी बुक ले लो, ठीक है। अगर केवल क्वेश्चन आंसर और रूल्स और एक्सेप्शन ही याद करने, तो फिर कोई भी बुक अच्छी होती है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। सारी बुक्स काम करेंगे, लेकिन अगर उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और उनसे रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स आएंगे पढ़ने के बाद में, और जो डाउट्स आएंगे पढ़ने के बाद में, उनका भी अगर हल चाहते हो, तो आपको कोई कोच या कोई ढंग का गाइड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सोचते हो नहीं, जो डाउट आएंगे बने रहेंगे, हम क्या करेंगे, डाउट्स का कंफ्यूजन होगी बनी रहेगी, हम तो रूल एक्सेप्शन याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। तो अगर इस तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तब तो कोई भी बुक ले लो, सारी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी बुक ले लो चाहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो नहीं काम चलेगा, सही गलत भी पता होना चाहिए, कंफ्यूजन आएगा तो वो भी क्लियर होना चाहिए, डाउट आएगा तो वो भी क्लियर होना चाहिए, देन यू नीड अ कोच। तो फिर आपको एक कोच की और एक गाइड की जरूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प करे। मतलब अल्टीमेटली यू नीड अ टीचर, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसका अपने चुनाव कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। अभी तो ये छोटी सी सलाह मैंने आपको दी, इसको फॉलो कीजिएगा, फिर बाकी सेशंस में मिलते रहते हैं और भी इस तरीके की बातें करते रहेंगे। अभी मेरा 7:15 बजे से ऐप पर क्लास है एसएससी के कोर्सेज में इंग्लिश की, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का चैन ले लेता हूँ, मौन रख लेता हूँ, ठीक है, और फिर आपको 7:15 बजे ऐप पर मिलता हूँ, ठीक है। और तो बस बाकी तो मुझे क्या कहना था, ठीक है, इतने कहना था आप सबसे, ठीक है। और बाकी फिर बाय एवरीबॉडी, आपको मिलता हूँ कल भी क्लास हम रखेंगे रैंकर्स बैच में, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुम सबके साथ में बातें करके। अब ऐप पे 7:15 बजे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय।